स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरे का यूज़ करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं और इसका नाम है 2 डायमेंशनल एरे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द 1 डायमेंशनल एरे और अभी हम बात करने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे। अभी ये मल्टी डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, यहाँ पर हम केवल 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, 4 डायमेंशनल भी हो सकता है, लेकिन हमको सिलेबस में केवल 2 डायमेंशनल ही देखना है, तो हम यहाँ पर केवल 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में केवल एक फ़र्क है कि जब आप 1 डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं तो वी यूज़ ओनली 1 इंडेक्स, यानी आप केवल एक इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप 2 डायमेंशनल इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 इंडेक्सेस यूज़ करते हैं, यानी बात वही, सब कुछ वही, डेटा टाइप भी वही। ऐसे ही आपको लिखना है एरे का नाम साइज़ 1 और ये दूसरे इंडेक्स को हम साइज़ 2 के नाम से दे रहे हैं। तो ये पहला इंडेक्स हो गया, ये आपका दूसरा इंडेक्स हो गया। फॉर एग्जांपल सपोज़ कीजिए हमको 2 डायमेंशनल एरे लिखना है, हम चाहते हैं, तो हमने कहा इंटीजर, एरे का नाम हमने सपोज़ कीजिए x लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने 5 और अगले इंडेक्स में हमने लिख दिया 4। ठीक है भाई, तो जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक एरे है, उस एरे का नाम है हमारा x और यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं आपको ये समझना है। तो जो पहला इंडेक्स है आपका, ये हमेशा नंबर ऑफ़ रोज़ शो करता है और जो दूसरा इंडेक्स है ये हमेशा नंबर ऑफ़ कॉलम शो करता है। इसका मतलब रो 5 हैं, कॉलम 4 हैं, तो आपके पास कितने संख्याएं या कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम कह सकते हैं कि भाई तुरंत हम रो को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम से, तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो 5 रो 4 कॉलम अगर हैं तो 5 × 4, इसका मतलब 20 एलिमेंट्स हैं आपके, और सभी 20 के 20 एलिमेंट आपके कैसे हैं, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर सभी 20 के 20 एलिमेंट हमारे कैसे हैं, इंटीजर हैं। तो हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे में इस्तेमाल करेंगे 2 इंडेक्सेस, और 2 इंडेक्सेस में पहला इंडेक्स जो भी लिखा जाएगा वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, वाइल द सेकंड इंडेक्स शोज ऑलवेज कॉलम। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर रो और कॉलम की बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, तो 5 × 4 यानी 20 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट कौन होगा, दूसरा एलिमेंट कौन होगा, इसके लिए एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल फिर से देखते हैं। सपोज़ कीजिए हमने एक एरे लिख दिया 2 डायमेंशनल और इस एरे में हमने कहा भाई 2 और अगला एलिमेंट भी हमारा क्या हो गया, 2 हमने लिखा, यानी रो भी 2 हमने ले ली हैं और कॉलम भी कितने लिख दिए हैं, 2। तो इसका मतलब 2 × 2, तो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, 4। तो जब आप ये एरे लिखेंगे तो मेमोरी में कितने एलिमेंट्स के लिए मेमोरी रिज़र्व होगी, तो हम कहेंगे भाई मेमोरी रिज़र्व होगी कितने एलिमेंट्स के लिए, 4 एलिमेंट्स के लिए, 1 2 3 4 एलिमेंट के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो कौन होगा। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होगा, सपोज़ कीजिए आप यहाँ पर ध्यान दें, अभी हम पीछे 1 डायमेंशनल एरे पढ़ के आए हैं और हमने आपको पीछे बताया कि अगर ये आपका सपोज़ कीजिए x5 होता, तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता हमारा एक एरे, अगर आप एक x5 लेते तो सबसे पहला इंडेक्स कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, x0, तो अगला एलिमेंट हमारा क्या होगा, x1 x2, सबसे लास्ट एलिमेंट हम क्या ले रहे हैं, x4। ठीक है भाई, तो ये इंडेक्सिंग हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हम कहाँ से यूज़ करते हैं भाई, 0 से। क्या हम इंडेक्स को 1 से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते तो कह सकते थे कि जो सबसे पहला एलिमेंट है वो x1 होगा। तो जब पहला एलिमेंट x1 होगा तो अगला एलिमेंट हमारा x2 होगा, अगला एलिमेंट हमारा x3 होगा, अगला एलिमेंट हमारा x4 होगा और लास्ट एलिमेंट हमारा कौन होगा भाई, x5 होगा। तो अगर आप 0 से चलते हैं तो x4 आपका लास्ट एलिमेंट होगा, अगर आप 1 से चलते हैं तो x5 आपका लास्ट एलिमेंट होगा। तो आप इंडेक्स को 0 से 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर अभी आगे बात करेंगे तो हम मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो मैट्रिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं रो और कॉलम। तो हम रो और कॉलम जब भी यूज़ करते हैं तो हम पहली रो पहला कॉलम ऐसे कहते हैं। तो हम इंडेक्स अगर 0 रो 0 कॉलम कहते हैं तो थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने में मुश्किल आती है,
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इंडेक्स को कहाँ से यूज़ करेंगे भाई, 1 से इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इंडेक्स 1 से इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें भी पता है कि अगर 2 रो 2 कॉलम हैं तो सबसे पहला एलिमेंट होगा x11, जो अगला एलिमेंट होगा आपका वो होगा x12, यानी अब आपके कॉलम हो गए ख़त्म, रो पहली कॉलम 2 रहेंगे तो x12। अब अगला एलिमेंट आपका जो होगा वो होगा x21 और अगला एलिमेंट इसके बाद क्या होगा आपका x22। ठीक है भाई, इसका मतलब यहाँ पर आपके जो 4 एलिमेंट होंगे वो x11, x12, x21, x22। ठीक है भाई, और इनको मेमोरी में कोई एड्रेस एलोकेट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से अगर आपके ऊपर 5 रो 4 कॉलम्स हैं तो देयर आर 20 एलिमेंट्स इन दिस एरे, और उन 20 एलिमेंट्स को आप समझ सकते हैं। पहली रो रहेगी 4 कॉलम रहेंगे, फिर दूसरी रो रहेगी 4 कॉलम रहेंगे, तीसरी रो रहेगी 4 कॉलम, चौथी रो 4 कॉलम, पांचवी रो 4 कॉलम। इसी तरीके से जैसे आप मैट्रिक्स में यूज़ करते, बिल्कुल ये वही मैट्रिक्स की फॉर्मेशन पे लिखा गया है। अभी हम 2 डायमेंशनल एरे का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन यही आपका बेस है। अगर आप इसको समझ पाते हैं तो आगे आप मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन करेंगे बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको एक 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है। 2x3 का मतलब 2 रो 3 कॉलम। हमें पता है अगर 2 रो 3 कॉलम है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे हमें 6। इसका मतलब मैट्रिक्स में हमें 6 संख्याएं क्या करनी है भाई, इनपुट करनी है, और क्या करनी है भाई, प्रिंट करनी है। यानी 6 नंबर इनपुट करने हैं, 6 ही नंबर प्रिंट करने हैं। तो 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स हमें इनपुट करनी है और उसमें 6 एलिमेंट होंगे और उन्हीं 6 एलिमेंट्स को हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमने एक एरे लिया 2 डायमेंशनल, 2 रो 3 कॉलम, यानी पहला इंडेक्स हमेशा रो शो करता है, दूसरा इंडेक्स हमेशा कॉलम शो करता है। तो हमने 2 रो ले ली हैं, 3 कॉलम, चूँकि हमसे क्वेश्चन में उसमें 2 रो 3 कॉलम फिक्स का है तो हम 2 रो 3 कॉलम फिक्स कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक वेरिएबल i है, एक वेरिएबल j है, और i और j का इस्तेमाल हम करेंगे। पहले वेरिएबल i को हम रो के लिए इस्तेमाल करेंगे और j को हम कॉलम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, अभी आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सपोज़ कीजिए आप एक क्लास में बैठते हैं और क्लास में जो अरेंजमेंट है वो आपका रो और कॉलम की फॉर्म में है। सपोज़ कीजिए आप क्लास में एक रो है, पहली रो है और इसमें 10 स्टूडेंट बैठे हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई पहली रो में एक स्टूडेंट है उसको बुला कर लाओ, तो जैसे ही आप पहली रो में जाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर कोई तो भाई 10 स्टूडेंट बैठे हैं, तो हम किस स्टूडेंट को बुला कर लेके आएँ। तो इसका मतलब जब भी आप रो और कॉलम की बात करते हैं तो रो के साथ में आपको कॉलम बताना भी क्या है भाई, ज़रूरी है। अगर आप किसी एक कॉलम की बात करें तो इस कॉलम में मान लीजिए 5 लोग रहते हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर आप इसमें रो नहीं बताएंगे तब तक हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमको ये बात ध्यान देनी है कि रो और कॉलम दोनों ही आपके क्या हैं भाई, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बिना रो के कॉलम का कोई मतलब नहीं और बिना कॉलम के बिना रो का कोई मतलब नहीं। ठीक है भाई, तो रो कॉलम दोनों का होना ज़रूरी है अगर आप मैट्रिक्स फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो भाई हमको सब कुछ पता है कि रो 2 हैं, 3 कॉलम हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इंटर करिए भाई एलिमेंट, यानी आप अपनी मैट्रिक्स में क्या क्या संख्याएं चाहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम आपसे कहें तो ये एक मैट्रिक्स हो गई भाई 2 रो 3 कॉलम की। सपोज़ कीजिए इस मैट्रिक्स का नाम हमने रख दिया है A। ठीक है भाई, तो हमारे 6 नंबर कौन कौन से होंगे, हम ऐसे सिंपल से पहले समझ लेते हैं बात को। तो रो 2 हैं, कॉलम 3 हैं। ठीक है भाई, तो एलिमेंट हो गया आपका 2, मान लीजिए हमने पहला एलिमेंट है 2 4 3 7 6 5। इसका मतलब यहाँ पर 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं आपके 2। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट शोज़ द रो व्हाइल द वर्टिकल लाइन शोज़ द कॉलम। तो देयर आर 3 कॉलम्स एंड 2 रोज। यहाँ पर 2 कॉलम 3 रो। अभी अगर आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स के टर्म में कहेंगे तो जो पहला नंबर आपका 2 है इसको हम कहेंगे A11। A11 का मतलब पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। जो अगला एलिमेंट है इसको हम कहेंगे ये A12 है। ये जो अगला एलिमेंट है ये A13 है।
अगला एलिमेंट है A21, अगला एलिमेंट है ये A22 और जो लास्ट एलिमेंट है ये A23 होना चाहिए। बिल्कुल जैसे आप ये मैथमेटिकली कर रहे हैं एज इट इज़ यही चीज़ हमको यहाँ पर भी करना है। हमें पता है कि अगर हमको 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहला नंबर जो हम इनपुट करेंगे वो पहली रो पहले कॉलम पे होगा। जो दूसरा एलिमेंट हमें इनपुट करना है वो पहली रो दूसरे कॉलम पे आएगा। जो तीसरा एलिमेंट हम इनपुट करेंगे वो A13 का मान होना चाहिए। फिर रो बदल जाएगी, रो पहली एंड हो जाएगी क्योंकि तीनों कॉलम ख़त्म हो जाएंगे, फिर रो दूसरी शुरू होगी, यानी अगला एलिमेंट दूसरी रो में है, कॉलम पहला है। अगला एलिमेंट जो हम इनपुट करेंगे वो दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट बनेगा और अगला एलिमेंट जो हम इनपुट करेंगे वो दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट बनेगा। बस बिल्कुल इसी मैथ्स को हमको ध्यान में रखते हुए ये काम करना है और इसमें कोई चेंज बहुत बड़ा नहीं है भाई। तो जब भी हम मैट्रिक्स की बात करेंगे, एलिमेंट इनपुट करेंगे, तो देखिए अभी आपने पीछे 1 डायमेंशनल एरे पढ़ा तो आपने एक लूप इस्तेमाल किया और उसके अंदर स्कैनफ को इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल एरे पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पर 2 लूप इस्तेमाल करने हैं। जो पहला लूप आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं दिस लूप, ये वाला, ये लूप आपका यूज़ किया जाता है किसके लिए भाई? हम इसको रो के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जो आपने दूसरा लूप इस्तेमाल किया है इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे भाई? कॉलम के लिए। यानी जो पहला लूप है ये हमेशा रो बताएगा, जो दूसरा लूप है वो हमेशा हमें कॉलम बताएगा। और मैथमेटिकली पहली रो पहला कॉलम हम कहते हैं, इसीलिए हमने इंडेक्स को कहाँ से शुरू किया है भाई? 1 से शुरू किया है। इसका मतलब रो हमारी 1 से शुरू होती है और कितनी रो आपको चाहिए? 2। तो सीधे आप लिख दें आई का मान 1 से चलेगा और आई कहाँ तक जाएगा भाई? 2 तक जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाना है, सिंपल कॉन्सेप्ट। रो हमेशा 1 से शुरू होती है, जितनी रो आपसे कही जाए वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक भाई, आगे आप बढ़े और दूसरा जो आपने लूप लगाया है ये कॉलम के लिए है। कॉलम भी आपका हमेशा 1 से शुरू हो रहा है तो हम कॉलम भी 1 से लिख शुरू करते हैं। और कितने कॉलम आपसे कहे गए हैं भाई? 3 कॉलम कहे गए हैं, तो ये हो गया आपका 3 कॉलम। ठीक है भाई, अब हमें पता है कि जो सबसे पहला एलिमेंट है वो A1 नहीं है, A11 होगा। A11 का मतलब रो भी बतानी है, कॉलम भी बताना है, इसीलिए पहला इंडेक्स में हमने आई लिखा है। आई रो बताता है और दूसरा इंडेक्स हमारा कॉलम बताता है। इसको आप समझ लें, दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। ये नेस्टेड फॉर लूप है। एक लूप के बाद जैसे ही दूसरा लूप आप यूज़ कर रहे हैं, यानी ये वाला लूप इस लूप के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए इसे कहते हैं हम नेस्टेड लूप। ये लूप कैसे काम करता है हम इसको सीखते हैं। पहली बार ये लूप चलेगा, आई का मान है 1, ध्यान से समझ लें इसको नेस्टेड को, अगली बार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसमें आई का मान है 1, आई का मान है 1 क्या 2 से छोटा है भाई? जैसे ही 1 2 से छोटा है आप अंदर आ जाएंगे। जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको दूसरा लूप मिलेगा, यानी एक ताला लगा हुआ है और एक ताले के बाद फिर दूसरा लॉक लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो पहली कंडीशन सही, जैसे ही आप अंदर आए अगली आपको फिर से एक लूप मिला और ये लूप कह रहा है जे का मान कितना है भाई? 1 है। ठीक, आगे कंडीशन चेक करेगा ये, जे का मान 1, क्या 1 3 से छोटा है? बिल्कुल कंडीशन सही है। तो इसका मतलब पहली बार आई वाला लूप सही हुआ, आप अंदर आए, आपको जे वाला लूप मिला और जे वाले लूप की कंडीशन भी सही हुई, आप अंदर आए। अब जैसे ही आप अंदर आए इसका मतलब आपको स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है, यानी आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। %d का मतलब एक नंबर इनपुट करना है। तो तुरंत हमने क्या किया भाई, यहाँ पर जैसे ही ये कंडीशन सही होगी फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा और पहली बार वो आपसे कहेगा एक नंबर इनपुट करिए। सपोज़ कीजिए हमने नंबर इनपुट कर दिया 2 और ये जो 2 वैल्यू है ये किसका मान है? वो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, यानी इस एड्रेस पर ये 2 वैल्यू जाएगी। तो हमें पता है ये किस पे वैल्यू जाएगी भाई? ये 2 मान किसका मान बन जाएगा? आई का मान है देखिए 1 और जे का मान भी कितना है आपका? 1। इसका मतलब जो भी पहला नंबर हम इनपुट कर रहे हैं वो किसकी वैल्यू है? A11 का मान है। A11 का मतलब पहली रो पहले कॉलम पे वो एलिमेंट जाएगा। इसका मतलब ये देखिए पहली रो पहले कॉलम पे एलिमेंट आपका 2 पहुंच गया। ठीक है भाई, अब आपका ये लूप बहुत, अब यहीं पे आपको ध्यान देना है कि नेस्टेड लूप काम कैसे करता है। नेस्टेड लूप में जब आप बाहर वाले लूप से अंदर वाले लूप के पास आते हैं,
ठीक है भाई। अब जब तक अंदर वाला लूप काम करना नहीं बंद कर देगा तब तक आप बाहर वाले लूप के पास नहीं जाएंगे। यहाँ पर अंदर वाला लूप, इनर लूप है आपका जे का लूप, आउटर लूप है हमारा आई वाला लूप। इसका मतलब जब तक अब जे का लूप काम करना नहीं बंद करेगा तब तक हम आई वाले लूप के पास नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये लूप, कौन सा लूप दोबारा चलेगा, जे का लूप फिर से चलेगा। इसका मतलब जे प्लस प्लस और जे का मान हो जाएगा 2। ध्यान से समझिएगा भाई, अभी ये जे का लूप काम कर रहा है, इसका मतलब अंदर वाला लूप जब काम करना बंद करेगा तभी हम बाहर वाले लूप के पास दोबारा जा पाएंगे। अब जे का मान 1 था, फिर जे प्लस प्लस हुआ तो जे की वैल्यू हो गई 2, और हमें भी पता है 2 क्या 3 से छोटा है। कंडीशन टेस्ट हुई, कंडीशन टेस्ट होने पर ट्रू हो गया और ये लूप आपका सेकेंड टाइम चला भाई। कौन सा लूप, जे वाला लूप। और दूसरी बार जब वो चला तो फिर उसने कहा एक नंबर इनपुट करिए। सपोज़ कीजिए इस बार हमने नंबर इनपुट कर दिया 4। जैसे ही हम 4 इनपुट करेंगे तो ये किसका मान बन जाएगा, हमें पता है आई के मान में कोई चेंज नहीं है, आई 1 ही है, और जे का मान बदल कर कितना हो गया है आपका 2। इसका मतलब हमें पता है जो हमने अगला नंबर 4 इनपुट किया है ये पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट होगा। हमें पता है कि जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम A11 की वैल्यू इनपुट करेंगे, अगली वैल्यू हमें किसकी इनपुट करनी है भाई, A12 की वैल्यू इनपुट करनी है। बिल्कुल सही। अभी जे का लूप फिर से आपका चलेगा 3rd टाइम, तो जे का मान है 3, क्या 3 से छोटा या बराबर है, कंडीशन सही है। अब ये लूप आपका कौन सा चला भाई, 3rd टाइम। कौन सा लूप 3rd टाइम चला, जे वाला लूप। यानी जे की वैल्यू 1 थी तब जे का लूप चला, फिर जे की वैल्यू 2 हुई तब लूप चला, जे की वैल्यू 3 हुई फिर लूप चला। इसका मतलब अब आपको फिर से तीसरा नंबर इनपुट करना है। मान लीजिए हमने तीसरा नंबर 3 इनपुट कर दिया, तो ये 3 किसकी वैल्यू बन जाएगा, ये 3 वैल्यू बन जाएगा A13 की। A13 का मतलब पहली रो 3rd कॉलम। ठीक है भाई, हमें पता है कि अगर 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है तो पहली रो में 3 कॉलम होने चाहिए। 3 कॉलम का मतलब जे का लूप 3 बार चलना ही चाहिए। आई का मान 1 तो जे का मान 3 बार चलेगा। ठीक है भाई, तो देखिए अब अगली बार जे का मान जैसे ही क्या हो जाएगा, जे का मान हो जाएगा 4, और 4 3 से छोटा या बराबर नहीं होता है, जे का लूप काम करना बंद कर देगा। हमें पता है आगे कोई कॉलम नहीं है, इसका मतलब ये लूप यहीं पे बंद होना चाहिए। अब हमें पता है रो कौन सी शुरू हो जाएगी, दूसरी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, जब जे का लूप काम करना बंद कर देगा इनर लूप, फिर से आपका ये आउटर लूप काम करना शुरू कर देगा बाहर वाला, और आई का नया मान क्या हो जाएगा भाई, आई का नया मान 2। आई का मान हो गया 2 और कंडीशन फिर ट्विस्ट हुई, क्या 2 के बराबर या छोटा है भाई, तो आंसर आया यस। फिर आप अंदर आए। अभी यहाँ पर एक बात फिर से ध्यान से समझनी है, जब भी आप बाहर से अंदर आएंगे, जब भी आप बाहर से फिर अंदर आएंगे, अभी जे का लूप हमेशा आपका फ्रेश स्टार्ट होगा। फ्रेश का मतलब जे का मान फिर से कहाँ से शुरू होगा भाई, 1 से स्टार्ट होगा। ये पीछे क्या वैल्यू छोड़कर आया है इससे मतलब नहीं है। जब भी हम बाहर से अंदर आएंगे अंदर वाले लूप के पास, तो ये लूप हमेशा कहाँ से शुरुआत करेगा, फ्रॉम बिगिनिंग। यानी ये शुरुआत हमेशा जहाँ से भी ये इनिशियल आपने लिख रखा है ये यहीं से फिर शुरू होगा। इसका मतलब जे का मान कितना हो जाएगा भाई, फिर से 1 से शुरू होगा। और हमें पता है आगे कंडीशन लिखी है क्या, 1 3 से छोटा है। हमें पता है कि अब ये लूप फिर 3 बार चलेगा, और अब आपका जैसे ही 1 3 से छोटा है, अब आपको फिर से एक नंबर इनपुट करना है। सपोज़ कीजिए हमने नंबर इनपुट किया 7, और 7 वैल्यू किसकी बन जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई का मान देखिए 2 हो चुका है, और जे का मान अभी भी 1 है। हमें पता है कि सेकेंड रो रहेगी, कॉलम पहला ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉलम, इसीलिए आपका जे का मान कहाँ से शुरू हुआ भाई, फ्रेश स्टार्ट हुआ 1 से। फिर आपका जे का मान हो जाएगा 2 3 से छोटा है। अगला नंबर हमने मान लीजिए इनपुट किया 6, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी A22 की, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और जैसे ही जे का मान फिर आपका 3 होगा, 3 <= 3 है। सपोज़ कीजिए हमने नंबर इनपुट किया 5, अगला ये नंबर बन गया आपका A23। अभी जे का लूप काम करना बंद करेगा क्योंकि 4 हो जाएगा, और
ठीक है भाई, 4 3 से छोटा नहीं होता, लूप काम करना बंद। जे का लूप काम करना बंद करेगा, फिर आप बाहर जाएंगे, आई की वैल्यू भी हो जाएगी 3, और 3 2 से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब आई वाला लूप भी काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2 रो पूरी हो चुकी हैं और 3 कॉलम पूरे हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर हमने जो इनपुट किए हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से पहला एलिमेंट A11 होगा, दूसरा एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट A13, जो चौथा एलिमेंट हमने इनपुट किया वो A21 का मान होगा, जो पांचवा एलिमेंट हमने इनपुट किया वो A22 होगा, जो छठा एलिमेंट हमने इनपुट किया है वो हमारा A23 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमको बहुत ध्यान से समझना है। अब हमने जो नंबर इनपुट किए हैं उन्हीं नंबर्स को हमको क्या प्रिंट करना है, यानी हमको सबसे पहले किसका मान प्रिंट करना है, A11 का मान प्रिंट करना है, फिर किसका मान प्रिंट करना है, A12 का, फिर A13 का, फिर A21 का, फिर A22 का, फिर A23। इसका मतलब मैट्रिक्स हमने इनपुट की है और मैट्रिक्स को ही हमको प्रिंट करना है। तो जो लूप इनपुट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया है वही लूप हमने प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये 6 एलिमेंट आपके, सबसे पहला एलिमेंट ये लूप जैसे ऊपर चला है वैसे ही यहाँ पर नीचे चलेगा। सबसे पहला एलिमेंट प्रिंट होगा A11 का मान है 2, फिर A12, फिर A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23, यानी ये 6 बार लूप चलेगा, काम करेगा, और 6 के 6 नंबर जो आपने इनपुट किए हैं यही 6 के 6 नंबर आपके स्क्रीन पर प्रिंट होके आ जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इक्वल दूरी पे आपके सारे नंबर लिखकर आ जाएंगे भाई। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान से एक बार देखेंगे, आपको कोई दिक्कत होगी तो आप इसको दोबारा इसको कमेंट में देख के पूछिएगा, इसको फिर से बताया जा सकता है।